हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा, योर इनक्विजिटिव बॉय एंड यू आर वाचिंग चलो लेट्स टॉक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑन गोइंग रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी यूक्रेनियन बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा तनाव है। क्यों? क्योंकि रशिया ने 1 महीने पहले एक लेटर जारी किया जो कि पुतिन की तरफ से था, जो अभी भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें वो लिखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा ये आर्टिकल कम लेटर है, जिसमें वो लिखते हैं कि यूक्रेन एक रशिया का अभिन्न पार्ट है, जैसे क्रीमिया था, और क्रीमिया को जैसे उन्होंने 2014 में अपने अंडर ले लिया, वो यूक्रेन भी उनके अंडर होना चाहिए था। वो ये भी कहते हैं कि यूक्रेन के रिश्ते रशिया से बहुत अच्छे रहे हैं और वो इस रिश्ते को अगर एकदम मर्ज कर दे, दो कंट्री मर्ज हो जाती हैं, तो ये वर्ल्ड के लिए और रशिया के लिए और यूक्रेन के लिए सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। पर इतने बड़े देश का ये राष्ट्रपति मजाक नहीं कर रहा था। कुछ समय बाद जनवरी से हमें डेवलपमेंट देखने को मिली रशियन बॉर्डर पे, जहाँ रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पे रशिया ने लाखों ट्रूप्स अपने खड़े कर दिए, साथ ही साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और हज़ारों की संख्या में आर्मर्ड व्हीकल्स का जमावड़ा यूक्रेन के बॉर्डर पे लग गया। यूक्रेन को ये समझ आ गया था कि वो किसी भी समय इन्वेड कर सकता है, इसलिए उसने हेल्प मांगी यूएस और बाकी वेस्ट कंट्रीज से, और साथ में यूएस और वेस्ट कंट्रीज़ ने उसको एम्यूनेशन सप्लाई करने शुरू कर दिए और यूक्रेन ने भी अपनी आर्मी को तैनात करना शुरू किया। यूक्रेन ने अलर्ट जारी किया कि वो किसी भी सिचुएशन के लिए उसके नागरिक बचे रहें और वो किसी भी हालात का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने आप को सक्षम समझें, और वो किसी से भी डरते नहीं हैं। वो रशिया से भी मुकाबला करेंगे अगर उनकी इंटीग्रिटी की बात आती है तो। ये तो हो गया इशू। साथ ही साथ 2 दिन पहले क्या होता है कि रशिया के कुछ हिस्सों से गोलीबारी शुरू होती है और यूक्रेन का जो ईस्टर्न यूक्रेन एरिया है उसमें कुछ स्कूल तोड़ दिए जाते हैं गोलाबारी से, और प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा हवा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है हमें ईस्ट यूक्रेन में। पर इतना ही ये बात नहीं रुकती। 1 दिन पहले रशिया एक और ऑर्डर जारी करता है जिसमें वो 2 ईस्ट यूक्रेनियन रीजन को, जो कि प्रो रशियन रीजन है, उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यूएस दूसरी तरफ कहता है कि रशिया किसी भी टाइम पे अगले हफ्ते यूक्रेन को पूरी तरीके से इन्वेड कर सकता है और वो इसमें सक्षम है। साथ ही साथ यूएस वार्निंग भी देता है कि अगर रशिया ने कोई भी मूव उठाने की कोशिश की तो यूएस स्विफ्टली और बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करेगा अपने एलाइज को। पर ये कंट्रोवर्सी शुरू कब से हुई? क्या ये कंट्रोवर्सी बहुत न्यू है या इसका कोई पुराना हिस्सा है जो हम नहीं जानते? तो हम उसी के बारे में समझते हैं। जब सोवियत यूनियन टूट गया और यूएसएसआर टूट के बहुत सारी कंट्रीज में बटा, तब रशिया के लीडर्स का मानना था कि रशिया के अंडर यूक्रेन और क्रीमिया जैसी कंट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि ये मेजर न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर सोर्सेज थे जहां पर सारे न्यूक्लियर वेपन छुपाए गए थे। इसके चलते क्रीमिया में 2014 में आर्मी ऑफ रशिया ने अटैक कर दिया और क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया फरवरी 2014 के करीब। इतना ही नहीं, जैसे ही यूएसएसआर का फॉल हुआ था, रशियंस ने यूक्रेनियंस के साथ एक डील साइन कर ली थी जिसके अंदर वो लिखते हैं कि यूक्रेनियन उनको न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोवाइड करेंगे। जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसएसआर ने बनाकर यूक्रेन में छुपा रखे थे वो सारे रशिया को दिए जाएंगे और उसके बिहाफ में रशिया उनको पैसे और थोड़ी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहा था। पर थोड़े समय बाद लोगों को ये समझ आने लगा यूक्रेन के कि ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इससे ये न्यूक्लियर वेपन से वो उन्हीं के खिलाफ यूज़ कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये डील बंद की और उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि वो नाटो और यूएस की तरफ बढ़ें और नाटो में उनको जगह मिल सके। जैसे ही ये बात सामने आई कि यूक्रेन नाटो में अपने आप को जगह ढूंढ रहा है, तभी से तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। और ये तो सबको पता था कि ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी आएगी, क्योंकि अगर नाटो के साथ यूक्रेन का जुड़ाव हो जाता है, अगर मर्ज हो जाता है, तो रशिया को बहुत मुश्किल होगी यूक्रेन को अपने अंडर करने में, क्योंकि नाटो एक ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें यूएस और बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं जो ये कहती हैं कि अगर किसी भी एक एलाई पे अटैक हुआ तो वो सारी उसका साथ देंगी और ये डायरेक्ट अटैक माना जाएगा उन 30-35 कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वर्ल्ड वॉर क्रिएट कर देगा अगर रशिया ने कोई भी गलत कदम उठाया, इसलिए वो ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि रशिया को लगा कि ये सूटेबल टाइम है अटैक करने का यूक्रेन पे? तो आइए समझते हैं थोड़ा अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रही है। लास्ट ईयर हमने देखा अफगानिस्तान से कैसे यूएस से दुम दबा के भागा और उसके पास कोई भी फुटप्रिंट नहीं बचा पूरे
एशिया में और वो पूरी तरह वीक अपने आप को महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस में अभी इलेक्शन चल रहे हैं और मैक्रोन जो है वो अभी इलेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जो कि थोड़ा सा भी एक्सट्रीम हो, क्योंकि जनता को ये लगेगा कि ये हमारे पैसों से दूसरे देश की मदद क्यों कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा ऐसे सोच समझ के चलना होगा कि अपने इलेक्शन पर उनको इफेक्ट ना पड़े। तीसरा जो ये है कि जर्मनी में अभी अभी एंजेला मार्केल जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट लीडर थी वो हटी और उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। उनकी प्लेस पे जो नए चांसलर आए उनको सारी चीज़ें समझने और उतनी एक्सपर्टीज़ और उतना स्टांस बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जो जर्मनी सबसे पावरफुल था वो भी अभी डोलड्रम में पड़ा है और उसको अपनी पावर रिटर्न करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। साथ ही साथ अभी चाइना का जो इतना इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है पैसिफिक रीजन में, जब वो ताइवान पे अटैक करने की कोशिश करता है, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश करता है, हांगकांग को इन्वेड करने की कोशिश करता है, इंडिया के साथ उसका टसल चल रहा है पैंगोंग लेक के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट का ध्यान उस जगह भी बांट देती हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है वेस्ट कंट्रीज़ के लिए कि वो किसी और कंट्री को डिफेंड कर पाएँ। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ये कहते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो बाइडेन अपने सोल्जर्स को यूक्रेन की धरती और रशिया के सोल्जर्स के खिलाफ लड़ने के लिए भेज सकते हैं, उनको उसमें कोई डर नहीं है। तो एक तरीके से बाइडेन पूरा अपना सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे मैं अफगानिस्तान से हार चुका हूं, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं हूं जो तुम मुझे इतना आसानी से तोड़ मरोड़ सको। साथ ही साथ यूएस और बाकी यूरोपियन देशों ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन के ऊपर कोई भी इन्वेजन होता है तो वो सारे सैंक्शंस लगा देंगे। मदर ऑफ सैंक्शंस का नाम देकर यूएस ने एक ऑर्डर भी पास किया है। लेकिन माना ये जा रहा है कि इन सैंक्शंस का रशिया पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना वेस्ट पे खुद को पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट रशिया की सबसे बड़ी कैश काउ है। अगर आप फ्यूल और एनर्जी एक्सपोर्ट देखें तो 63% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया गोज टू द वेस्टर्न कंट्रीज। साथ ही साथ 7% ऑफ द मशीनरी, 10% ऑफ द इंटेलिजेंस एंड आर्टिलरीज रशिया इन वेस्ट देशों को ही भेजता है। तो अगर ये यही देश इसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो रशिया को तो चलो दिक्कत होगी, लेकिन इन लोगों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि कोविड की वजह से पहले ही सप्लाई चेन जो है वो बहुत टूटी हुई है और अगर सप्लाई आना और बंद हो जाएगा, इंपोर्ट और बंद हो जाएगा रशिया की तरफ से, तो मुसीबतें और उनके देश के लोगों के लिए बढ़ेगी। साथ ही साथ जब से अफगानिस्तान के हालात हुए यूएस के एलाइज अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और अगर ऐसे टाइम पे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं तो रशिया उन कमज़ोर एलाइज को यूएस से खींचने की कोशिश करेगा, जो एक और यूएस के लिए बहुत ही बड़ा घाटा हो सकता है। पर अब हमें ये भी समझना होगा कि चाहे अभी वेस्ट के हालात थोड़े से कमज़ोर जरूर हों, लेकिन वेस्ट कुल मिला के 35-40 कंट्रीज़ जो हैं, कनाडा, यूएस और सारी यूरोपियन कंट्रीज़ अगर साथ आ जाती हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा पावर है इन लोगों के अंदर जिसको रशिया कम नहीं आंक सकता। और रशिया भी कोई पागल नहीं है जो अपना मन चाहा और वो उठ के जाएगा और अटैक कर देगा। उसको पता है कि यूक्रेन इन्वेड करना मतलब वर्ल्ड वॉर 3 को आगाज़ देने जैसा होगा। तो अभी देखना ये होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। पर एक बात तो सच है, यूक्रेन जाए या ना जाए, यूक्रेन इन्वेड हो या ना हो, रशिया और यूएस दोनों विन विन सिचुएशन में बैठे हैं, क्योंकि रशिया ने सबको ये दिखा दिया है कि उसके एक फ़ोन कॉल पे, एक मैसेज पे, एक नोटिस पे पूरा धरती कांप जा सकती है। और यूएस ने ये दिखा दिया है कि अगर यूएस चाहे तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा को पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए काफ़ी है और सक्षम है। तो वो वर्ल्ड पुलिस की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर द डिफीट ऑफ अफगानिस्तान। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसमें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का पर्सनल बेनिफिट है, क्योंकि पुतिन बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और वो राज करेंगे, लेकिन उसमें वो ये नहीं दिखाना चाहते कि उनके राज में यूक्रेन और नाटो एक साथ आ गए, ना कि यूएसएसआर वापस बना। तो वो अपनी लीगेसी क्या बिहाइंड छोड़ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि 100 साल बाद हिस्टोरियन मुझे कैसे याद रखेंगे। तो उसके चलते वो डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब किस्म की मेंटालिटी है। देखना ही होगा आगे क्या होता है। फर्दर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन below and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.